कौन बनेगा मुख्यमंत्री देख रहे हैं आप जानते हैं हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में हरियाणा सियासी तौर पर बेहद हॉट है। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने लगभग पेपर वर्क पूरा कर लिया है, कागजों पर सारे समीकरण बिठा लिए गए हैं और वोटों का गुणा भाग जो है कागज पर तो वो भी हो चुका है। हर पार्टी फूंक फूंक कर अपना कदम आगे बढ़ा रही है और इसी चक्कर में शायद अभी तक जो उम्मीदवार हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनकी लिस्ट आने में देर हो रही है। लेकिन आज बीजेपी की ओर से टिकट का सस्पेंस खत्म हो सकता है। ये बड़ी खबर इस समय की हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर खबर ये सामने आ रही है कि आज बीजेपी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट बीजेपी की तरफ से आज जारी की जा सकती है। 2 सितंबर की तारीख आज और ऐसे में अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आज बीजेपी पहली लिस्ट जारी कर सकती है हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर। इससे पहले अनौपचारिक तौर पर जब एक लिस्ट सामने आने की बात कही जा रही थी, उसको लेकर खासी नाराजगी हरियाणा में बीजेपी के नेताओं में हो गई थी, जिसके बाद खुद हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उनको सामने आना पड़ा था और उनकी तरफ से कहा गया था कि अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं है। और इस बीच हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस समय मौजूद हैं। आप देख रहे हैं नीरज पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, जैनेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। तो बीजेपी की हरियाणा को लेकर उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज आ सकती है क्या? कितने उम्मीदवारों के नाम उसमें होंगे? किस तरीके से बीजेपी ने रणनीति बनाई है इन 2024 विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के जरिए समझने के लिए सीधे नीरज के पास लेकर चलते हैं आपको। नीरज, रोमाना, देखिए ताजा खबर ये है कि आज शाम को 5 बजे एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की जो कोर कमेटी है वो बैठेगी, जो भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होगी। भाजपा मुख्यालय में ये बैठक होगी जिसमें अमित शाह मौजूद रहेंगे और हरियाणा बीजेपी के सभी बड़े नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और जो डिस्कशंस हैं, यानी अभी तक जो स्टेट कोर कमेटी ने धर्मेंद्र प्रधान की अगुवाई में डिस्कशन किए हैं, वो सारी चीजें यानी कि वो सारे पैनल आज फिर से भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में रखे जाएंगे और उसके बाद सीटों में उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जाएंगे। तो मुश्किल लगता है कि आज पहली सूची आ पाए, क्योंकि जब बैठक ही 5 बजे शुरू होगी और लेट नाइट तक ये बैठक चलेगी, तो मुझे नहीं लगता कि आज ये पहली लिस्ट जारी करेंगे। पहली लिस्ट जो आनी है वो कल या परसों आ सकती है। इसलिए हरियाणा को लेकर भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवारों के नामों को जो अंतिम रूप दिया जाना है वो आज रात की बैठक में तय होगा। तो अब तक की जो सबसे बड़ी खबर हरियाणा को लेकर यही है कि आज शाम को 5 बजे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में भाजपा मुख्यालय में फिर से बैठक होगी और इस बैठक में सभी स्टेक होल्डर्स यानी कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा से जुड़े प्रभारी, सह प्रभारी, चुनाव प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, ये सारे लोग इसमें मौजूद रहेंगे। और अब तो ये जो बड़ी खबर आप दे रहे हैं, देखिए मुझे लगता है ये जरा दर्शकों को बता देनी चाहिए। जिस बात का जिक्र अभी नीरज कर रहे हैं ना कि आज शाम में बीजेपी की ये बड़ी बैठक होगी और आज बीजेपी की पहली लिस्ट आने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है, ये नीरज बता रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक जो शाम में 5 बजे बुलाई गई है और उस समय उम्मीदवारों के नाम को लेकर फाइनल मंथन होगा। ऐसे में नीरज के मुताबिक बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट जो है वो या तो कल या फिर परसों, अभी 1-2 दिन का समय लग सकता है। आज शाम में बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट हरियाणा को लेकर वो नहीं आने वाली। और इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बताती हूँ। बीजेपी की लिस्ट को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं, तो किसे टिकट मिलेगा, किसका टिकट कटेगा, ये तस्वीर तो देखिए लिस्ट आने के बाद ही साफ होगी। लेकिन लिस्ट आने से पहले ही बीजेपी में नेताओं के बागी तेवर वो नजर आ रहे हैं। हरियाणा के पूर्व मंत्री हैं राव नरबीर सिंह, उन्होंने बागी तेवर दिखा दिए हैं। बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो भी चुनाव लड़ूंगा, निर्दलीय नहीं कांग्रेस से चुनाव लड़ूंगा, ये कह रहे हैं राव नरबीर सिंह। बादशाहपुर से पूर्व विधायक रहे हैं राव नरबीर सिंह, सुनिए। की टिकट काटते हुए 5 साल हो गए, दोबारा टिकट का नंबर आया। आज तक मैं सबसे पूछता हूँ पार्टी में मेरी टिकट काटी क्यों, कोई कारण तो बताओ। कोई नहीं बताता आज तक, नीचे से लेकर ऊपर तक पूछ लिया। भाई मुझे बताओ कि मैं चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं। आप लोग मेरे साथ हैं, पार्टी में मेरे साथ भी और मेरे खिलाफ भी है। मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगा। 2 पार्टियां हरियाणा में आज की थी, एक बीजेपी, एक कांग्रेस। भाई एक पार्टी टिकट नहीं देगी, मैं दूसरी से लड़ूंगा, लेकिन आप काशी बात।
सीधे रुक करते हैं। नीरज पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए। नीरज, ये बादशाहपुर वाली सीट, यहाँ पर एक तरफ राव नरबीर और साथ में पूर्व सांसद से लेकर जवाहर यादव तक सभी के नाम चल रहे हैं। बीजेपी का उम्मीदवार यहाँ से कौन बनेगा इसको लेकर, लेकिन इस बीच जिस तरीके से नाम राव नरबीर जो हैं वो मन से खड़े होकर साफ तौर पर कह रहे हैं कि निर्दलीय नहीं लड़ूंगा लेकिन चुनाव जरूर लड़ूंगा, बीजेपी नहीं तो कांग्रेस। तो ये तो बागी अभी से बिना लिस्ट आए और पार्टी की मुश्किल बढ़ा रहे हैं। रोमाना, ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि पार्टी में इस तरह की जब बातें होती हैं तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। चूंकि मैं धीरे इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू हो गई है, लेकिन हरियाणा में सब कुछ ठीक नहीं है। खासकर बादशाहपुर में राव नरबीर ने बागी तेवर दिखाए हैं और उन्होंने, मेरी जानकारी यह भी कि वो कांग्रेस के भी उतने ही संपर्क में हैं जितने भारतीय जनता पार्टी के। तो फिलहाल वो वेट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची का। जी रोमाना, बहुत शुक्रिया आपका, रहिए हमारे साथ। मैं लौटूंगी आपके पास। और इस बीच आगे बढ़ रहे हैं हम। चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर मिल रही है। टिकट बंटवारे को लेकर जो केंद्रीय कांग्रेस की चुनाव समिति है उसकी भी बैठक है। अभी जम्मू कश्मीर में टिकट को लेकर चर्चा हो रही है और उसके बाद फिर शाम में 4 बजे हरियाणा में उम्मीदवारों के नाम को लेकर, टिकटों को लेकर मंथन होगा। तो हरियाणा में टिकट को लेकर कांग्रेस चुनाव समिति की भी बैठक आज शाम 4 बजे। तो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हरियाणा को लेकर दोनों ही पार्टियां शाम में मंथन करने वाली हैं। बीजेपी शाम में 5 बजे जो बैठक होनी है, जिसके बारे में अभी जानकारी नीरज दे रहे थे, और वहीं कांग्रेस को लेकर बड़ी खबर यह मिल रही है कि शाम 4 बजे हरियाणा में टिकट को लेकर मंथन करेगी कांग्रेस पार्टी। सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस समय आप देख रहे हैं मौजूद हैं। जानते हैं जैनेंद्र से, हरियाणा में टिकट को लेकर कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक शाम 4 बजे से, क्या उम्मीदवारों के कुछ नाम फाइनल हो सकते हैं, इस बैठक में तय हो सकते हैं कुछ नाम, और रणनीति क्या रहेगी? क्या पिछली बार जो विधायक जीते हुए हैं पहले उन्हीं को लेकर पार्टी की तरफ से फैसला लिया जाएगा, कदम आगे बढ़ाया जाएगा? जैनेंद्र, बिल्कुल रोमाना, हमें ये जानकारी मिली है उच्च सूत्रों के हवाले से कि 90 में से आज तकरीबन 40 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी और इन 40 सीटों में उन सीटों पर जहां पर कि मौजूदा विधायक हैं कांग्रेस के, उनमें ज़्यादातर को एक बार फिर मौका मिल सकता है। फिलहाल कांग्रेस के 28 विधायक हैं और हमारे पास जानकारी है कि इक्का दुक्का को छोड़ करके ज़्यादातर को एक बार फिर पार्टी मौका देने जा रही है। जिन 40 सीटों पर आज विचार किया जाएगा, जिन पर उम्मीदवार तय किए जाएंगे, उनमें तकरीबन आधी सीटें ऐसी हैं जहाँ पर केवल एक नाम केंद्रीय चुनाव समिति के पास आएगा, यानी तकरीबन 20 उम्मीदवारों के नाम पर तो आज मुहर लगनी तय ही है। और जो बची हुई 20 सीटें, उनमें हर सीट पर 2-2 दावेदार हैं, उन पर सीईसी जो है वो मुहर लगाएगी। और इसके बाद संभव है कि आज के बाद कांग्रेस कभी भी पहली लिस्ट उम्मीदवारों की हरियाणा को लेकर जो है वो जारी कर सकती है। वैसे भी रोमाना, हरियाणा में नामांकन की जो शुरुआत है वो 5 सितंबर से होनी है, तो अभी पर्याप्त समय है कांग्रेस के पास। कांग्रेस आज और इसके बाद कल, अगले इन 2 दिनों में हरियाणा की सभी 90 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा देगी और फिर राजनीतिक सुविधा के हिसाब से सूची जारी होगी। आज हरियाणा की सूची जारी होने की संभावना बेहद कम है। संभव है कि आज जिन नामों पर मुहर लगेगी, जिनकी संख्या 30 से 40 के बीच में हो सकती है, उनकी सूची कल कांग्रेस जारी करे। रोमाना, ये मेरे साथ में लौटूंगी जैनेंद्र आपके पास। तो महत्वपूर्ण जानकारी जैनेंद्र दे रहे हैं कि आज करीब 30 से 40 उम्मीदवारों के नाम पर मोहर जरूर लग सकती है, लेकिन जो सूची है वो आज नहीं बल्कि आने वाले दिनों में 1-2 दिन में जारी की जा सकती है कांग्रेस पार्टी की तरफ से हरियाणा को लेकर उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। और इस बीच हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं दीपक बाबरिया, उनका बयान सामने आया, कह रहे हैं उम्मीद कर सकते हैं मौजूदा एमएलए रिपीट होंगे। तो एक तरीके से जो सिटिंग एमएलएज हैं उनके लिए तो ये एक बड़ा आश्वासन, कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत। और यहाँ तो बाकायदा जो हरियाणा के प्रभारी हैं वो खुलकर ये बात कह रहे हैं कि जो सिटिंग एमएलए हैं उम्मीद की जा सकती है कि उनको रिपीट किया जाएगा। यही रणनीति जानकार भी बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इस बार बनाने वाली है। सुनिए। उम्मीद कर सकते हैं कि मौजूदा विधायक ज़्यादातर सब लोग जो है रिपीट हो जाएंगे, मगर उस पर जिसकी भी कमजोरी है तो निश्चित रूप से उसका भी आकलन किया जाएगा। पूरे कॉन्फिडेंट हैं और जो है 90 सीट में से भारी जंगी बहुमत से हम जीत के आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की डिपॉजिट कई सीटों पे चली जाएगी, वो भी मैं आपको पूरा जो है विश्वास से कह सकता हूँ। और उधर हरियाणा में मुख्यमंत्री कौन, सीएम फेस को लेकर कांग्रेस के भीतर अगर देखा जाए तो रणदीप सुरजेवाला का एक बयान आया है सामने। कैथल में वो बोले, मैं सीएम होता तो 100-200 करोड़ तो ऐसे ही कैथल को दे देता। ये बयान रणदीप सुरजेवाला का आया है। कैथल में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बयान। मेरी नौकरी आपने कर दी बर्खास्त, पिछली बार हो जाता है,
कई बार नवा मिस्त्री अच्छा लगता है, उसको बुला लिया। इब तो मिस्त्री मुख्यमंत्री भी बन गया, इब भी कुछ नहीं कर रहा। जो मिस्त्री एक था 2 में से, वो तो मुख्यमंत्री बन गया हरियाणा का। मैं अगर 80 दिन हरियाणा का मुख्यमंत्री रहता, संजय तुम बता, ये यहाँ ऐसा होता क्या? शहर हर कोने में चिंटी लगी होती। 100-200 करोड़ तो मैं उन्हें दे दूंगा ग्रांट के। जैन साहब 100-200 करोड़ तो मैं चलते चलते एक दिन में दे जाता। सीधे आपको लेकर चलते हैं। जैनेंद्र हमारे सहयोगी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। जैनेंद्र, ये सीएम होता तो किस तरीके से दरियादिली कैथल के लिए दिखा देते रणदीप सुरजेवाला। इस तरीके के बयानों के जरिए कहीं ना कहीं सीएम के तौर पर अपनी दावेदारी आगे बढ़ाने की कोशिश रणदीप सुरजेवाला की। देखिए, निश्चित तौर पर हरियाणा में 3 प्रमुख चेहरे हैं कांग्रेस की तरफ से, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा। हालांकि रणदीप सुरजेवाला पिछली बार कैथल में विधानसभा का चुनाव हार गए थे। जाहिर सी बात है इस बार ये सीट उनके लिए चुनौतीपूर्ण है। हालांकि ये भी साफ नहीं है फिलहाल कि कैथल सीट से वो खुद लड़ेंगे या अपने बेटे की राजनीतिक पारी का आगाज कराएंगे या किसी और को उतारा जाएगा। जो भी है, कैथल की खोई हुई जमीन हासिल करने के लिए रणदीप सुरजेवाला ने इस तरीके का बयान दिया है। लेकिन इस दौरान उनके मन की जो पुरानी इच्छा है मुख्यमंत्री की, वो कहीं ना कहीं वो इच्छा छलक गई। हालांकि ये राजनीतिक पैंतरा भी हो सकता है कि कैथल के बहाने पूरे राज्य पर दावा रणदीप ने ठोक दिया है। उससे कहीं ना कहीं कैथल में उनकी जमीन तो मजबूत होगी और पिछली बार जो कमी रह गई थी वो इस बार पूरी होगी। लेकिन निश्चित तौर पर फिलहाल तो ये सिर्फ दावों का दौर है, चाहे हुड्डा कैंप करे या सैलजा खुद वो जाहिर कर चुकी है अपनी इच्छा। अब रणदीप का बयान भी आ गया है। लेकिन निश्चित तौर पर चुनाव के बाद अगर कांग्रेस को बहुमत मिला तो कांग्रेस के लिए काफी माथापच्ची होने वाली है सीएम का चेहरा तय करने में। हालांकि कांग्रेस के रणनीतिकारों का मानना है कि चुनाव के पहले अगर अलग अलग पॉकेट में अलग अलग नेताओं को लेकर के ये धारणा होती है कि ये सीएम बन सकते हैं, तो इससे पार्टी का राजनीतिक लाभ, चुनावी लाभ हो सकता है। ये मानकर कांग्रेस जो है वो इन बयानों के आधार पर चल रही है। रोमाना, बिल्कुल, ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए जैनेंद्र, तो उसके लिए फिलहाल यही जो पार्टी के भीतर सीएम के दावेदार है ना, उन्हीं को लेकर है। और ऐसे में किसी को भी पार्टी नाराज नहीं करना चाहती, इसीलिए चाहे कुमारी सैलजा हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर तो पार्टी की तरफ से साफ ही कह दिया गया है कि फेस तो एक तरीके से वही है, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल रोमाना, और जैसा मैंने आपको बताया कि भूपेंद्र हुड्डा हो, सुरजेवाला हो, सैलजा हो, इनका अपना जन समर्थन भी है। तो अगर इनके समर्थक वर्ग में ये मान्यता होगी कि अगर ज्यादा विधायक जिताकर भेजें तो ये सीएम बन सकते हैं, उससे आखिरकार फायदा कांग्रेस पार्टी का होगा, जो पहले से एडवांटेज पोजीशन पर है 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी सरकार की वजह से। यही कारण है कि जब हम कांग्रेस के आला नेताओं से पूछते हैं कि क्या हरियाणा में ये जो दावों का दौर चल रहा है ये पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है, वो जवाब देते हैं कि नहीं, इसका उल्टा होगा। इससे ये होगा कि हम हुड्डा के इलाके में भी जीतेंगे, सैलजा के इलाके में भी जीतेंगे, रणदीप के इलाके में भी जीतेंगे। हालांकि असली पेंच ये है कि जो टिकटों पर आज मुहर लगनी है और कल मुहर लगनी है, वो जब लिस्ट आएगी उसी में साफ हो जाएगा कि कौन सा कैंप किस पर भारी रहा। और जिनके ज्यादा विधायक चुनकर आएंगे स्वाभाविक तौर पर सीएम तो वही होंगे। हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल हुड्डा इस रेस में बहुत आगे है सैलजा और रणदीप सुरजेवाला के। तमाम जानकारी के लिए जैनेंद्र, हम आगे बढ़ेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। आसमानी आफत और लोगों पर मुसीबत, इसी तरीके से बादल बरस रहे हैं इस वक्त। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में बारिश से हालात बेहद खराब हैं। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगी जो गवाही देंगे उस बात की जिसकी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। देखिए, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। लोगों को ये परेशान कर रहे हैं। लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ तैनात की गई है। राहत बचाव के काम में एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। और दूसरी ओर सूबे के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू बाढ़ के हालात को लेकर काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया है। लोगों की परेशानी को वो नजदीक से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और दूसरी ओर बाढ़ प्रभावित इलाकों की मदद के लिए हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री भेजने का सिलसिला भी लगातार जारी है। तो आंध्र प्रदेश की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, फ्लड टेरर, सितंबर में ये सितम मौसम का देख रहे हैं आप। वहीं अगर तेलंगाना की बात की जाए तो बारिश ने यहां मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। बारिश के हालात को लेकर मुख्यमंत्री तेलंगाना के रेवंत रेड्डी वो भी एक्शन में नजर आ रहे हैं। सीएम ने सूबे में बाढ़ के हालात को लेकर एक समीक्षा बैठक की है। दूसरी ओर तेलंगाना के खम्मम में आसमानी आफत का कहर देखने को मिल रहा है। यहां कुदरत की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। और तेलंगाना के ही महबूबाबाद में रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया। इन तस्वीरों के जरिए जरा समझिए आप किस तरीके से आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना
दोनों ही राज्य बाढ़ बारिश की मार झेल रहे हैं। तेलंगाना में भारी बारिश के चलते जो जनजीवन है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। आसमानी आफत ने कैसे लोगों की परेशानी बढ़ा दी, ये सैलाब की मार के आगे सिस्टम कैसे बेबस नजर आ रहा है, लाचार नजर आ रहा है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये महबूबाबाद की तस्वीरें हैं, तेलंगाना का महबूबाबाद। यहाँ इंटकाने रेलवे स्टेशन के पास भारी बारिश के चलते पूरा का पूरा जो ट्रैक है ना वो बह गया। ये पानी की विनाशलीला की भयावह तस्वीरें, खौफ पैदा करने वाली। रेलवे ट्रैक के नीचे की जमीन जो पानी का तेज बहाव था वो अपने साथ बहाकर ले गया और इसी के चलते अब कई ट्रेनें जो हैं वो प्रभावित हुई हैं। कुछ ट्रेनों को तो रद्द करना पड़ा है, कुछ का रूट जो है वो डाइवर्ट किया जा रहा है। ये मौसम की मार जरा देखिए किस तरीके से ट्रैक के नीचे की जो जमीन है वो पूरी की पूरी जमीन, पानी का ये तेज बहाव, बाढ़ कह लीजिए इसको, वो अपने साथ बहाकर ले गया। तो ये सैलाबी सितंबर का सितम जो इस वक्त आप देख रहे हैं। अब तेलंगाना की मैं एक और तस्वीर दिखाऊंगी आपको। महबूबाबाद की तो आपने देखी, अब खम्मम की तस्वीर देखिए। ये खम्मम की तस्वीर है। आसमानी आफत ने अपना कहर यहां खम्मम पर बरसाया है। बारिश की वजह से डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं। डैम से निकलता हुआ पानी, रफ्तार देखिए एक तो आप इस पानी की, और ये पानी जो है वो अपने साथ तबाही लेकर बह रहा है। सड़कें तोड़ दी हैं इस पानी के तेज बहाव ने, जो खेत खलियान हैं उनको तहस नहस कर दिया इस पानी के बहाव ने। ये पानी का जो तेज बहाव है वो कोई फर्क नहीं कर पा रहा है, चाहे खेत हो, चाहे मकान हो, रिहायशी इलाके हो, दुकान हो, हर तरफ पानी ही पानी। और बारिश के बाद ये बर्बादी के निशान तेलंगाना के खम्मम की तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो खेत हैं इसमें पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। तेज बहाव इतना ज्यादा कि सड़कों के ऊपर से पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। तेलंगाना में बाढ़ के हालात पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बैठक की है। बाढ़ के हालात को लेकर सीएम रेवंत रेड्डी ने चर्चा की है। इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर और उसी के अधिकारियों के साथ ये मीटिंग जो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बुलाई। सीएम ने प्रदेश में बाढ़ बारिश के हाल को जाना। सबसे ज्यादा जो प्रभावित इलाके हैं जिसमें खम्मम, तस्वीरें हम कुछ देर पहले आपको दिखा रहे थे। इसके अलावा महबूबाबाद में किस तरीके की तबाही हुई है। जो रेलवे ट्रैक का नीचे का हिस्सा था वो पूरा का पूरा पानी के साथ बह गया। और इन्हीं हालात का जायजा लेने के लिए ये तेलंगाना की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम रेवंत रेड्डी उन्होंने चर्चा की है इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में अधिकारियों के साथ ये मीटिंग रेवंत रेड्डी ने आज सुबह ये मीटिंग की है। प्राथमिकता इसी बात को देने को कहा गया है तमाम अधिकारियों को कि जल्द से जल्द जो राहत है वो प्रभावित लोगों तक पहुंचाई जाए और जो लोग इस समय बाढ़ बारिश में घिरे हुए हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। इस बीच आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बाढ़ के हालात, शहर के कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू वो खुद पहुंच रहे हैं जायजा लेने के लिए। बाढ़ प्रभावित इलाकों में चंद्रबाबू नायडू पहुंच रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचकर वो लोगों की तकलीफों का जायजा ले रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की ये तस्वीरें हैं और ये एक रिहायशी इलाके की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये जो मकान बने हुए हैं, बिल्डिंगें बनी हुई हैं, सब में पानी भरा हुआ नजर आ रहा है, सब कुछ डूबा हुआ नजर आ रहा है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की ये तस्वीरें आपके सामने, वो देखिए एक लाल रंग की गाड़ी, काले रंग की गाड़ी, ग्रे गाड़ियां खड़ी हुई नजर आ रही हैं आपको, सब पानी में डूबी हुई हैं और इसके जरिए आप समझ सकते हैं यहाँ पर कितना पानी भरा हुआ है। ये एनडीआरएफ की टीम जो तैनात कर दी गई है, जो लोगों तक पहुंच रही है, लोगों को खाने पीने का सामान भी मुहैया कराया जा रहा है। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर बोट पर खुद बैठे हुए नजर आ रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, वो पहुंच रहे हैं बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों तक हालात का जायजा लेने के लिए। खुद इस समय माफ कीजिएगा, कुछ देर पहले की तस्वीरें, लाइव तस्वीरें नहीं है ये, तो कुछ समय पहले खुद चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नाव पर बैठकर हालात का जायजा लेते हुए नजर आए। विजयवाड़ा में रिहायशी इलाकों में ये शहरी इलाकों का हाल है और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ग्रामीण इलाके हैं वो कितने ज्यादा प्रभावित हुए होंगे। तो ये विजयवाड़ा में सैलाब की तस्वीरें, एनडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ इलाकों में चला रही है। जो राहत सामग्री है वो लोगों तक पहुंचाई जा रही है और जिन लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचना है उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। पूरी की पूरी जो कॉलोनीज है, रिहायशी इलाके हैं, वो इस वक्त पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं, जलमग्न नजर आ रही हैं पूरी की पूरी कॉलोनीज। हेलीकॉप्टर से भी जो प्रभावित हैं उन्हें मदद पहुंचाने का काम किया जा रहा है, खाने पीने की सामग्री उन तक पहुंचाई जा रही है।
और इस बीच अब महाराष्ट्र का रुख करते हैं, जहां यवतमाल में भी बारिश का कहर है। पुल पार करते वक्त पानी में बह गया एक युवक। लापरवाही के चलते युवक की जान चली गई। कई इलाकों में बारिश के चलते बाढ़ के हालात बने हुए हैं। खबर महाराष्ट्र के यवतमाल से आई है। यहां पर अपनी लापरवाही की वजह से युवक जो है पानी में बह गया, उसकी जान चली गई। देखिए, एबीपी न्यूज पर हम लगातार आपको इस तरीके की तस्वीरें दिखाते हैं ताकि आप आगाह हो सकें, आप संभल सकें, आप इस तरीके की लापरवाही, इस तरीके से अपनी जान के साथ कभी खिलवाड़ ना करें। अक्सर खबरें आती हैं जिसमें कभी कोई बाइक सवार होता है, कोई गाड़ी वाला होता है, कभी कोई पैदल होता है जो इस तरीके से पानी के तेज बहाव को पार करने की कोशिश करता है। लेकिन पानी के तेज बहाव का अंदाजा लगाना आसान नहीं है और इसीलिए कभी अपनी जान के साथ ऐसा खिलवाड़ मत कीजिए। आगे बढ़ रही हूं, मैं मध्य प्रदेश का रुख करूंगी। खरगोन में भी कुदरत का कहर जारी है। यहाँ खरगोन में ये कुंदा नदी है। कुंदा नदी देखिए कैसे उफान पर बह रही है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट जारी कर दिया है। नदी के उफान पर आने से आवाजाही के लिए जो पुल बना हुआ था वो तो अब बिल्कुल डूबने की कगार पर पहुंच गए। देख रहे हैं आप, सिर्फ और सिर्फ जो रेलिंग है वही नजर आ रही है। पुल कहाँ है इसका अंदाजा नहीं है। रेलिंग के जरिए अंदाजा होगा कि पुल कहाँ पर है। ऑपरेशन आदमखोर, लखीमपुर के बाद सीतापुर में भेड़िए का आतंक। सीतापुर के परसेहरा शरीफपुर में भेड़िए ने अटैक कर दिया और इस भेड़िए के हमले में कई लोग घायल हुए हैं। कई मवेशियों पर भी भेड़िए ने हमला किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं। कई मवेशियों पर भेड़िए ने हमला किया। भेड़िए के हमले से कई लोग भी यहां पर घायल हो गए हैं। सीतापुर में भेड़िए ने कई लोगों पर हमला कर दिया है। सीतापुर के परसेहरा शरीफपुर में भेड़िए ने अटैक किया। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज सिंह इस समय मौजूद हैं और जरा पंकज सिंह से समझते हैं ये भेड़िए का खौफ जो है वो बहराइच से लेकर सीतापुर तक हर तरफ फैला हुआ है। जी बिल्कुल, कुछ दिन पहले भी सीतापुर में कुछ इलाका पड़ता है सदरपुर थाना इलाके का, वहां पर भी भेड़िए ने हमला किया था। एक वृद्धा की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे, जिनमें 6 लोगों के घायल होने की सूचना थी और ये दूरी काफी दूर जिला मुख्यालय से है। लेकिन अब जो हमला हुआ है वो ये बताया जा रहा है कि सीतापुर का हरगांव थाना इलाका पड़ता है जो लखीमपुर जनपद के बॉर्डर पर पड़ता है और यहाँ पर भेड़िए ने रात में हमला बोला और यहाँ पहले शरीफपुर गांव है जहां पर परसेहरा शरीफपुर पूरा गांव लिखा जाता है। यहाँ पर पहुंचता है भेड़िया और यहाँ हमला बोलता है। यहाँ रोजिदा है 30 साल की, इनके ऊपर हमला बोलता है। ये अपने 3 बच्चों के साथ लेटी हुई थी, ये घायल हो जाती हैं। इसके बाद पड़ोस के गांव में पहुंचता है जो 1 किलोमीटर दूर होता है, कस्मापुर गांव है, यहाँ पर भी हमला करता है। हालांकि अभी पुष्टि नहीं हो पाई कि ये भेड़िया है, लेकिन गांव वालों ने जिन्होंने देखा है, जिन्होंने बचाया है अपने बच्चों को, वो कह रहे हैं कि भेड़िया है। बिल्कुल खौफ में है फिलहाल गांव वाले। बहुत शुक्रिया आपका पंकज सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, बहराइच में आज फिर भेड़िए ने अटैक कर दिया। भेड़िए के हमले में एक 3 साल की बच्ची जो है उसकी मौत हो गई। घर से 1 किलोमीटर दूर मिला बच्ची का शव। भेड़िए के हमले में 2 महिलाएं भी घायल हुई हैं। भेड़िए के हमले में अब तक 50 लोग घायल हो चुके हैं। सीतापुर में भेड़िए का हमला, कई जानवरों से लेकर कई लोग तक घायल और बहराइच यहां पर तो एक बच्ची की मौत हो गई भेड़िए के इस अटैक में। 3 साल की बच्ची, भेड़िए ने हमला किया और बच्ची का जो शव है वो भी घर से काफी दूर जाकर मिला है। भेड़िए के हमले में 2 महिलाएं भी घायल हुई हैं। 50 लोग अभी तक घायल हो चुके हैं। घात लगाकर ये भेड़िए हमले कर रहे हैं। अभी भी पकड़ में आना बाकी। कुछ भेड़ियों को पकड़ लिया गया, लेकिन अभी भी कुछ भेड़िए जो यहां खुले में घूम रहे हैं और जिनका आतंक जो है वो लोगों को चैन से जीने नहीं दे रहा। सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक इस समय मौजूद हैं बहराइच से हमारे साथ। जरा उनसे जानते हैं कि अभी भी चुनौती बने हुए हैं ये भेड़िए जो पकड़ में नहीं आए हैं और रह रहकर घात लगाकर गांव वालों पर अटैक कर रहे हैं। विवेक, अभी का अपडेट क्या है? अब मेरी आवाज आ रही है रोमाना आपको?
आप मेरी बीच में आवाज आवाज अगर चली सुन गई पा रहे हैं तो जरा प्लीज मुझे ये बताइए कि अभी का अपडेट क्या है, क्योंकि जी, आ रही है अब भेड़िए आपकी जो हैं वो चुनौती बने हुए हैं, पकड़ में आ नहीं रहे हैं। और अब ताजा जानकारी ये कि 3 साल की एक मासूम जिस पर घात लगाकर अटैक करता है, बच्ची की मौत हो जाती है, 2 महिलाएं भी जख्मी। विवेक, एक बहुत बड़ी खबर मैं अभी ब्रेक करने जा रहा हूं, उसका कंफर्मेशन आना बाकी है कि कौन सी जगह पे। जो यहां के मेरे सूत्र है वो बता रहे हैं कि अभी तक जो हमले होते थे भेड़िया सिर्फ रात में कर रहा था, अभी एक दिन में हमला हुआ है। मैं गांव का नाम जैसे ही कंफर्मेशन आएगा वो बताऊंगा, हम वो खबर दिखाएंगे। तो ये भी एक बड़ी खबर है कि दिन में भेड़िए ने हमला किया है। अब यहाँ की अपडेट मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं जहां पर खड़ा हूँ ये कछार का इलाका है, वो नदी के पीछे पीछे जो लोग आप देख रहे होंगे ये सब वन विभाग के लोग हैं, ग्रामीण नहीं है, क्योंकि रात दिन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुबह को फोन आ जाता है, कहीं ग्रामीण भेड़िया देखते हैं, फोन कर देते हैं, उसके बाद ये जो वन विभाग की टीम है सर्च ऑपरेशन के लिए लग जाती है। ये पूरी टीम है और हमारे साथ अतुल श्रीवास्तव हैं, ये भी रुपेडिया के रेंजर हैं। अतुल जी, किस तरीके से चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन और क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, कैसे ढूंढ रहे हैं, बताइए। सबसे पहले उसको लोकेट किया जाता है और उसकी जो मेन लोकेशन मिलती है वो अर्ली मॉर्निंग मिलती है, सुबह 5 से और 9 बजे के बीच में। और समस्याओं की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हो पूरा बाढ़ क्षेत्र है ये और गन्ने हैं। इससे पहले भी ऑपरेशन हुआ था फरवरी में, हम लोग ने 3 दिन में 2 भेड़िए पकड़ ले गए थे। मेन समस्या अब इस टाइम फ्लड की है और यहाँ पे शुगर केन का। और बाकी पहले सब प्रथम उसको हम लोग लोकेट करते हैं, फिर टीम उसको 3 तरफ से घेरती है और लोकेशन जी हाँ, ड्रोन से उसको जो है, हमारे साथ ड्रोन भी चलता है परमानेंट, और उससे हम उसको लोकेट करते हैं। फिर उसको 3 तरफ से हम उसको घेरते हैं और एक तरफ से उसको हाका लगा के जाल की तरफ उसको ढकेलते हैं, ठीक। उसको फिर पकड़ लिया जाता है और उसको ट्रंकुलाइज कर दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो उसके आगे फर्दर प्रोसेस होता है विद परमिशन, उसको हम लोग जू में छोड़ देते हैं। जो लास्ट वाला जो पकड़ा गया था उसको गोरखपुर जू में छोड़ा गया था। वो इन जंगलों में वापस इसलिए नहीं छोड़ा जाएगा, फिर से आ जाएगा, इसलिए जू में छोड़ते हैं। जी हाँ, इसलिए उसको जू में छोड़ा जाता है और क्योंकि वो आदमखोर हो चुका है तो उसको हम वापस ह्यूमन हैबिटेट में नहीं छोड़ सकते। अभी आपके पास कौन कौन से होते हैं हथियार या इक्विपमेंट्स उसको पकड़ने के लिए? ये क्या है इसमें? ड्रोन है, ये ड्रोन कैमरा है और ये पीछे जाल है। अच्छा, इसी और हमारी एक टीम आगे भी लगी हुई है, वही हम लोग को लोकेशन मिली थी, हम वहाँ पर जा रहे हैं। हाँ हाँ, देखते हैं कि वहाँ से अभी है कि नहीं, क्योंकि वो अभी इतना एक्सपर्ट हो चुका है कि वो ड्रोन देखते ही आगे मूव कर जाते हैं। अच्छा, तो ये वैसे भी होशियार होते हैं। होशियार होते हैं, आपको पता भी है, सबसे पुराने शिकारी हैं वो और पूरे फैमिली में रहते हैं। जैसे इंसान होते हैं तो वैसे वो भी होते हैं। उनका एक पैक होता है, इंडियन ग्रे वुल्फ है, तो 8 से 10 का इनका पैक होता है, तो इस हिसाब से वो चलते मूवमेंट करते हैं। फिलहाल हम लोग ने 4 पकड़े हैं और जल्दी हम लोग वो भी पकड़ लेंगे बचे हुए। एक और बात, मेरा ये आपसे सवाल भी था कि कोई एग्जैक्ट संख्या तो नहीं है ना, जैसे कि हो सकता है 6 या हो सकता है 8 भी घूम रहे हो? कोई नहीं कह सकते। कोई एग्जैक्ट संख्या नहीं, जो ड्रोन में मिले हैं उसके हिसाब से 2 और बाकी हैं। तो ये है, आप हमारे साथ रहिए। मैं आपको बता रहा था रोमाना कि इस तरह की स्थिति बनी हुई है, दिन में हमले हो रहे हैं, रात में हमले हो रहे हैं, गांव वालों में हमेशा से दहशत रह रही है। ये भेड़िए कहीं से आ जा रहे हैं। मैंने देखा था कि गांव वाले जो हैं वो झुंड बनाकर जो हैं वो अब शाम के समय में निकलते हैं। बच्चे खेलना बंद कर चुके हैं, खाना तक नहीं खाते हैं। कल मैं जिस गांव से जाकर रिपोर्ट कर रहा था उस गांव का नाम था दीवानपुरवा। वहाँ पर मैंने वहाँ से रिपोर्ट भी की है छोटे बच्चों की, कैसे उनका स्कूल जाना बंद हो गया। तो जब मैं वहाँ से लोगों से बातचीत कर रहा था, छोटे बच्चों से बातचीत कर रहा था, वो कह रहे थे कि वो इतना डर गए हैं, वो इतने दहशत में हैं, वो इतने खौफ में हैं कि खाना तक नहीं खा पाते, पहले ही सो जाते हैं वो। आप रहिए मेरे साथ विवेक, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, कुल मिलाकर जिस डर जिस दहशत का जिक्र अभी हमारे सहयोगी कर रहे हैं, वही डर और दहशत ऐसा है कि बहराइच की जो डीएम हैं उनकी जरा तस्वीरें दिखाइए। ये देखिए, ये डीएम नजर आ रही है आपको बहराइच की, किस तरीके से ये जो पीड़ित हैं उनको गले लगाकर आश्वासन देती हुई नजर आ रही है। गाँव वाले जो हैं वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार किस तरीके से वो खुद को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं। मासूम 3 साल की बच्ची, इसे भेड़िए ने मार दिया। बहराइच के लोग दहशत में हैं। प्रशासन पूरी तरीके से इस चुनौती को हल करने में जुटा हुआ है। बहराइच की डीएम भी मौके पर पहुंची है। पीड़ित परिवारों की हर मदद का उन्होंने भरोसा दिया, उनके दुख को बांटने का काम किया। देखिए कैसे पीड़ित महिलाओं को गले लगाकर उनको हिम्मत बंधाती हुई बहराइच की डीएम को आप देख रहे हैं। 2 महिलाएं भी अच्छा घायल हुई हैं। ये उन्हीं के परिवार के लोग होंगे जो समझ नहीं रहे कि आखिरकार ये जंगली जानवर का खौफ और इस खौफ का अंत कैसे होगा। ये बड़ा सवाल बना हुआ है। प्रशासन कोशिशों में जुटा हुआ है। जो वन विभाग की टीम है वो मौजूद है इस पूरे इलाके में और किसी तरीके से जल्द ये भेड़िए कब्जे में आए, इसके लिए जाल भी बिछाया जा रहा है। लेकिन अभी तक ये भेड़िए पकड़ से बाहर। और ऐसे में बहराइच के 1-2 नहीं बल्कि 3 दर्जन गांव हैं जहां खूनी भेड़िए की दहशत है। हर कोई डरा हुआ और ये डर
तब तक खत्म नहीं होगा जब तक ये आदमखोर भेड़ियों का पूरा झुंड जो है वो पकड़ नहीं लिया जाता। दिखाते हैं आपको बहराइच से हमारे सहयोगी विवेक की ग्राउंड रिपोर्ट। भेड़ियों का आतंक है तो गांव वाले जहां भी जाते हैं कोशिश करते हैं कि झुंड बनाकर जाएं, साथ में कुछ नुकीले हथियार रखते हैं और जब उनको किसी घने जंगल या फिर इस तरह की झाड़ियों से गुजरना होता है तो वो चाहते हैं कि 1 2 4 लोग उनके साथ रहें। हम उन्हीं के साथ जाएंगे और कोशिश करते हैं कि वहाँ तक जाकर देखें कि आखिरकार ये जंगल कितना घना है और आतंक है। जैसे कि देखिए इनके हाथ में भी है, ये खूर पे रख रखे हैं इन्होंने। ऐसे कोई भी नुकीला हथियार जो गांव में मिल जाता है उसको लेकर जो गांव वाले भाई लोग हैं वो निकल जाते हैं इसी तरह से जंगलों की ओर। बहुत दिक्कत होती है ना? हाँ जी, दिक्कत तो होती है। समस्या काफी गंभीर होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत। और इन दिनों बहुत ज़्यादा और फिर वैसे भी आ गए हैं ना? हाँ, बहुत ज़्यादा आ गए। समय अभी कितने लोग डर के मारे नहीं जाते हैं कि अकेला कौन जाएगा, अकेला उधर से रात हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। धान भी नहीं सो पा रहे हैं लोग इस टाइम में। धान भी नहीं सो पा रहे हैं लोग, इतना बढ़िया जबकि इसी के परेशानी से। परेशानी की वजह से क्या पता जाएं और उधर ही कहीं छुप कर बैठा हो। वही इसीलिए घर पे से कोई निकलना। झुंड में आ रहे हैं कि 1 2 ही दिख रहा है? अभी तो झुंड में नहीं दिख रहे हैं, पहले दिखे थे झुंड में, अभी पहले झुंड में दिखे थे, अभी झुंड में नहीं दिखाई दिया है। उसके बाद नहीं दिखाई दिया है। रात में हम लोग सोते नहीं हैं, रात में पूरे रात नहीं सोते? जागते हैं। लाइट नहीं, रात में लाइट कट जाता है और उसके बाद फोन भी हम लोग करेंगे, बोल रहा है कि अभी देंगे नहीं देता है। मेरा में और ज्यादा डर बढ़ जाता है। सभी लोग कहते हैं कि घर में सोइए तो मान के चले घर में सब लोग सोते हैं। तब तक नहीं आएगा, अंधेरा हो जाएगा तो आ जाएगा। तो ये कुछ ग्रामीणों की समस्याएं हैं। जैसे बता रहे हैं कि रात है और रात को जब लाइट कट जाती है तो और ज़्यादा डर हो जाता है क्योंकि अंधेरे में जो भेड़िया है उसके अटैक करने की संभावनाएं और ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं और उसकी वजह से ये जो पूरे ग्रामीण हैं, जो गांव के लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो भेड़िया और बाघ के हमले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके निर्देश, वरिष्ठ अधिकारियों को जिलों में कैंप करने को कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ। चाहे बहराइच हो, सीतापुर हो, लखीमपुर हो, वरिष्ठ अधिकारी यहां कैंप करेंगे, ये निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। स्थिति जो है वो लगातार गंभीर बनी हुई है। जो भेड़िया है, खूंखार, आदमखोर, अभी तक पकड़ में नहीं आए हैं और ऐसे में जब तक कुछ भेड़िए तो देखिए पकड़ लिए गए, लेकिन आप जानते हैं भेड़िया अकेले नहीं बल्कि झुंड में चलता है और ऐसे में वो झुंड के कुछ भेड़िए अभी भी खुले घूम रहे हैं और उन्हीं का ये आतंक, जिससे निपटने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी वरिष्ठ अधिकारियों से कहा है कि वो इन जिलों में ही कैंप करें और आदमखोर भेड़ियों ने अब तक ज्यादातर बच्चों को अपना शिकार बनाया। ऐसे में उन गांव के बच्चों का हाल बेहाल है, सब डर में जी रहे हैं, न ठीक से खा पी पा रहे हैं, न ही सो पा रहे हैं, क्योंकि हर पल कहीं ना कहीं वो आदमखोर के आने का खौफ, वो मौत का डर जो बच्चों को सहमा रहा है। दिखाते हैं आपको हमारे सहयोगी विवेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इस भेड़िए के आतंक ने सबको डरा दिया है। जो अभिभावक हैं उनको तो डरा ही दिया है, लेकिन बच्चों में इसका सबसे ज्यादा खौफ है। बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया है, बच्चों का घूमना फिरना बंद हो गया, बच्चों का खेलना बंद हो गया है, बच्चों को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों का जो बचपना है, बच्चों की जो खुशी है, वो इस भेड़िए ने छीन ली है। डर के माहौल में वो जीने लगे हैं। आप लोग स्कूल जा रहे हैं या स्कूल जाना बंद किया है अभी भेड़िए के डर से? भेड़िए के डर से जाना बंद है, स्कूल नहीं जा रहे हैं। अच्छा, तो अभी मतलब किस तरह का रहता है डर? रात में कि दिन में, किस तरह का रहता है डर? दिन में भी रहता है और रात में भी रहता है डर। घूमते फिरते हैं रात में इधर आस पड़ोस में कहीं? नहीं, घूमना फिरना एकदम बंद हो गया? बंद हो गया। खेलते हो तुम लोग? नहीं खेलते हो? क्यों नहीं खेलते? डर के मारे। डर के मारे नहीं खेलते हो? किस चीज का डर है? भेड़िए की। अच्छा, तुम भी खेलते हो? काहे नहीं खेलते हो? भेड़िया के डर से। नहीं खेलते? बहुत ज्यादा डर है इस इलाके में? हाँ, बहुत ज्यादा डर है। अच्छा, आपके बारे में तो लोग बता रहे थे कि आपने 26 तारीख वाली घटना भी तो आपने देखी थी। हाँ, और इतना डर है भेड़िया मारे, हम सबको घुट घुट के जीत है। जितना खाना बनाओ उतना रखा रहते। छोटे छोटे बच्चे हैं, खातना है लेटरिन। छोटे छोटे बच्चे खाना तक नहीं खा रहे हैं? खाना नहीं खा रहे हैं। भेड़िए के डर से? खाना खाएंगे तो लेटरिन लगेगी, तो भेड़िया के डर से खाना नहीं खा रहे हैं कि हम घर में रहेंगे, कहीं बाहर खेलने नहीं जा रहे हैं। देखिए, जम्मू में सुंजबा आर्मी कैंप पर फायरिंग हुई है। इस मामले में आपको बताते जो जानकारी मिल रही है, एक जवान घायल हुआ है आतंकियों की फायरिंग में। इलाके में सेना अपना सर्च ऑपरेशन चला रही है। आर्मी कैंप पर संदिग्ध आतंकवादियों ने फायरिंग की।
सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय बाष्ट इस समय मौजूद हैं। जरा जानते हैं अजय, क्या जानकारी मिल रही है? जो जवान घायल हुआ है उनकी हालत अभी कैसी बनी हुई है और क्या जम्मू में ही उनका इलाज चल रहा है? और दूसरा सवाल मेरा ये भी कि कुछ जानकारी मिल पा रही है आखिरकार ये कितने आतंकवादी थे जिन्होंने 2-3 फायर बताया जा रहा है संतरी पोस्ट पर यहाँ सुजवा आर्मी कैंप पर हुए हैं? अजय, देखिए, मैं इस समय उसी सुंजवा ब्रिगेड के बाहर हूं और यहां पर जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक जो यहाँ संतरी पोस्ट पर जो उस समय ड्यूटी पे था उससे जो है गोली मारी है संदिग्ध आतंकियों ने। उसकी हालत गंभीर है और उसे यहाँ के मिलिट्री हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाया गया है, जहाँ उसकी स्थिति पर लगातार डॉक्टर जो हैं वो नज़र बनाए हुए हैं। अब आतंकियों की संख्या कितनी है इस पर लगातार संशय बना हुआ है, क्योंकि सुरक्षा बलों और आर्मी और पुलिस की तरफ से जो अपडेट दिया गया है उसमें आतंकियों की संख्या का जिक्र नहीं है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक 1 से 2 आतंकियों का ये काम हो सकता है। और अभी जो है पूरे इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दिक्कत यहाँ एक है कि इस आर्मी ब्रिगेड के साथ जो है रिहायशी इलाका है, काफ़ी घना रिहायशी इलाका है और ये आर्मी ब्रिगेड जो है कई किलोमीटर के रेडियस में फैला है, तो ऐसे में सुरक्षा बलों के लिए आसान नहीं होगा इस सारे इलाके को खंगालना। हाँ, जिस संतरी पोस्ट पर फायरिंग हुई है वहाँ के चप्पा चप्पा जो है वहाँ सुरक्षा बल खंगाल रहे हैं। न केवल इसके साथ का इलाका बल्कि जो आसपास के घर हैं उन घरों में बाकायदा सुरक्षा बल एक एक घर को खंगाल रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज की मदद ली जा रही है ताकि उन आतंकियों तक पहुंचा जा सके। बहुत शुक्रिया आपका अजय बाष्ट, इस तमाम जानकारी के लिए। सर्च ऑपरेशन चल रहा है, एक एक घर को खंगाला जा रहा है।